अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम नया चैप्टर उठाने वाले हैं एंड ये बड़ा वास्ट चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो बट इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द ए पेपर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये आज हमने स्टार्ट करना है। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहते हैं और हमने इससे पहले क्या पढ़ा। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई बॉडी होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी होती थी और मैं इसको फोर्स अप्लाई करता था, और आपको पता है कि ये जो बॉडी थी ये एक पार्टिकल की नहीं बनी होती थी, बट जब आप इसको फोर्स अप्लाई करते थे आप इसको ऐसा ट्रीट करते थे उस टाइम कि जैसा ये एक पॉइंट है which has a no definite size, with a dimensionless body। आप इसको पॉइंट साइजर मानते थे, पॉइंट मास मानते थे। समझ में आ रहा है? जब भी आप इस पे फोर्स लगा रहे थे तो उस टाइप आप इस बॉडी को एज अ पॉइंट मास ट्रीट करते थे। सर क्यों पॉइंट मास ट्रीट करते थे? अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट को फोर्स अप्लाई करूंगा ये तो पता है कि ये यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते थे आप इसको बोलते उसके बाद आप ये बोलते थे कि ये मैं इस फोर्स को अप्लाई ये वैसे होता है, ये गए डिस्प्लेस इन द सेम एज द पॉइंट डिस्प्लेसेस। मतलब कि जैसा अगर हम एक पॉइंट मास मानते हैं, एक कॉन्सेप्ट पॉइंट मास का लेंगे, पत कर बह तमिस फोर्स अप्लाई पूछ तमिस किस मोशन यी तमिस किस पाथ है सह कोता डिस्प्लेस गस डिटो तमे रिजल्ट यमिस बॉडी पे अप्लाई करान वनिस ता। मतलब कि युस ते वनिस ता न्यूमेरिकल ते आसियत कोरमुत या कह ते यम ते प्रॉब्लम वनिस ता आई तत ओसुक सु वनिस ता ट्रीट करन अकिस बॉडी एज अ पॉइंट मास, यानी कि विदाउट एनी साइज, उसका साइज ही नहीं आप लेते थे। तो यू नो वेरी वेल कि उस बॉडी का साइज होता था। वो बॉडी एक्चुअली एक सिस्टम था, वो बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी होती थी, बट आप नहीं लेते थे वो चीज। आप एक पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, आप उस बॉडी को पॉइंट मास ट्रीट करते थे। फिर आप देखते थे कि उस पॉइंट मास की क्या पोजीशन होगी, उस पॉइंट मास की क्या कैसी डिस्प्लेसमेंट होगी, कैसी पाथ होगी। आप वही पाथ, वही डिस्प्लेसमेंट, वही स्पीड उस बॉडी को देते थे। समझ में आया? आज हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जाना है। अभी तक हम इस बॉडी को पॉइंट मास मानते थे, आज हमने इसको पॉइंट मास नहीं मानना है, हमने इसको वही लेना है जो ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी है तो आपने हर किसी पार्टिकल को एनालाइज करना है। अब आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जाना है, रियल सिचुएशन की तरफ जाना है। तो हमने इस बॉडी को, अब बॉडी ये पॉइंट मास नाम नहीं रखना है। नाउ इट इज एक्चुअली दिस बॉडी जिसको हम पॉइंट मास मानते थे अभी तक, एक्चुअली इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस बॉडी पॉइंट मास कंसेप्ट इज नाउ replaced by a system of particles and that is called extended body। So a point mass concept जो अभी तक हम एक बॉडी को पॉइंट मास मानते थे, अब हम उसको रिप्लेस करेंगे किसके बदले? एक्सटेंडेड बॉडी के बदले। तो अब हम एक्सटेंडेड बॉडी का कंसेप्ट यूज करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटेंडेड बॉडी? जो बॉडी आप मानते थे अब वो एक्सटेंडेड बॉडी है, मतलब कि दैट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये बॉडी, ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो आपने हर किसी पार्टिकल को अब एनालाइज करना है। अगर आपने अब इस एक्सटेंडेड बॉडी की मोशन लेनी है या वो मोशन देखनी है कैसी है, वो पाथ देखनी है वो कैसी है, तो एक्सटेंडेड बॉडी का कंसेप्ट आ रहा है। पर ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है, यहां पर आपको पता है कि जब हम एक बॉडी को फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर हम इस एक्सटेंडेड बॉडी, ये जो यहां पर ये है, दीज आर द पार्टिकल्स। सपोज ये मैंने इसका जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया आपको कि एक्चुअली क्या होता है। ये जो पार्टिकल्स है इसमें, ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है, अब अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई करूं तो एक्चुअली वो पार्टिकल को लग जाएगा। सो जो इनके बीच में डिस्टेंस है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अगर वो अब चेंज हो गई, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, क्योंकि आप एक्चुअली बॉडी जो है वो किन की बनी है? पार्टिकल्स की। एक्चुअली आप किसको एनकाउंटर कर रहे हैं? पार्टिकल को। तो ये जो पार्टिकल आपके सामने आ रहा है, तो अगर उन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हो गई
तो इसका मतलब यह है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा ये इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के बजाय इसको डिफॉर्म करेगा, इसको डिफॉर्म करेगा। तो डिफॉर्म का मतलब क्या है कि इट विल चेंज इट्स शेप, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। मतलब कि जो इसकी डेफिनेट शेप थी वो डेफिनेट शेप नहीं है, दैट इज नाउ गेटिंग चेंज्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस गेट्स चेंज्ड। सो हम इस बॉडी को भी कंसिडर नहीं करते, इस एक्सटेंडेड बॉडी को भी यहां पर हम स्टडी नहीं करने वाले हैं, हम इसको भी रिप्लेस करने वाले हैं एक और एक्सटेंडेड बॉडी से। मतलब कि हम ऐसी एक्सटेंडेड बॉडी लेंगे जिनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, एंड दैट एक्सटेंडेड बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। दैट एक्सटेंडेड बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। क्या रिजिड बॉडी अब एक्सटेंडेड बॉडी है? हाँ। Now what is rigid body actually? It is that extended body in which the interparticle distance does not get altered under the application of the external force. अगर आप external force apply करेंगे तो interparticle distance change नहीं होगी। अगर interparticle distance change करने के तमें मतलब को ये में shape गए change के चाहे तो कोता टिप force कर apply, that is called a truly rigid body. But जो भी real bodies होती है, जो भी हमें डे टू डे लाइफ में बॉडीज मिलती है, एक्सटेंडेड बॉडीज मिलती है, वो किसी ना किसी हद तक डिफॉर्म हो ही जाते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो वो रिजिड बॉडी नहीं है, वो ट्रूली रिजिड बॉडी नहीं है, पर हमने तो उनको ही स्टडी करना है, सो अब हम यहां पर इस रिजिड बॉडी का कंसेप्ट जो है इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। हम कहते हैं अब अगर कोई बॉडी होगी और उसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे और डेफॉर्मेशन नेग्लिजिबल हो, डेफॉर्मेशन हो जाएगी। कोई भी दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो ट्रूली रिजिड होगी। ट्रूली रिजिड मतलब अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज ना हो, यानी कि उसकी डेफिनेट शेप हो, उसकी जो वो परफेक्ट अनचेंजिंग शेप हो उस बॉडी की, दैट बॉडी इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी। सो मेरा मतलब यह है कि दुनिया में कोई ट्रूली रिजिड बॉडी नहीं है, परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। तो फिर क्या है, मतलब कि आपने स्टील बीम देखा होगा, तो स्टील बीम को हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर डेफॉर्मेशन जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो हम उस स्टील बीम को एज अ रिजिड बॉडी ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ रिजिड बॉडी बट वी कैन ट्रीट दैट एज अ रिजिड बॉडी। क्यों? क्योंकि उसमें जब फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डेफॉर्मेशन बहुत कम आती है, मतलब कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, अगर होती भी है बहुत कम होती है, बट वी कैन नेग्लेक्ट दैट थिंग। तो इसका मतलब यह कि उसको हम अब रिजिड बॉडी ट्रीट करेंगे। अगर हमने उसको रिजिड बॉडी ट्रीट किया तो एक्चुअली हम यहां पर ये जो एक्सटेंडेड बॉडी का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम ये रिजिड बॉडी को रिजिड बॉडी के बदले यूज कर रहे हैं। हम उस बॉडी को आज नहीं पढ़ेंगे जिसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाए, मतलब कि जिसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे और वो डिफॉर्म हो जाए, उस बॉडी को हम यहां पर स्टडी नहीं करने वाले हैं, उसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। हम यहां पर उस एक्सटेंडेड बॉडी को स्टडी करेंगे जो परफेक्टली रिजिड तो नहीं है बट कैन बी ट्रीटेड एज ए रिजिड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, फॉर एग्जाम्पल टॉप लट्टू, फॉर एग्जाम्पल स्टील बीम, फॉर एग्जाम्पल मेटालिक डिस्क। तो ये चीजें जब इनको अप्लाई फोर्स करते हैं तो डेफॉर्मेशन बहुत कम हो जाती है, मतलब कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होती है उतनी। वी कैन नेग्लेक्ट दैट थिंग, सो वी कैन ट्रीट देम एज रिजिड बॉडीज। तो अब समझ में आया होगा कि हम किस एक्सटेंडेड बॉडी को अब स्टडी करने वाले हैं, किसको, जो रिजिड होगी। जब भी अब मैं रिजिड बॉडी कंसेप्ट यूज करूंगा, आप मत ये समझना कि ये परफेक्टली रिजिड है, ये समझना कि सर ने किसी को रिजिड बॉडी ट्रीट किया है और ट्रीट भी उसी को करेंगे जो ट्रीट करने के लायक होगा, मतलब कि जिसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जब करेंगे तो वो उसकी डेफॉर्मेशन नेग्लिजिबल हो, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि उसकी मोशन देखेंगे, उसके पार्टिकल्स की मोशन कैसी होती है, रिजिड बॉडी की मोशन कैसे होती है।
समझ में आ रहा है? मतलब कि उसको अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हाट हैपन टू दिस रिजिड बॉडी, इसको अगर टॉर्क अप्लाई करें, टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, इसकी मोशन कैसे होगी, तो ये चीजें अब हमने पढ़नी है। जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक्चुअली इट इज नथिंग, इट इज नाउ अ रिजिड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी, बट नाउ इट इज अ रिजिड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अब रिजिड बॉडी किसको मैं ट्रीट करता हूं? स्टील बीम को। समझ में आ रहा है? स्टील बीम ही नहीं, टॉप, स्टोन, मेटालिक डिस्क, एटसेट्रा वगैरह। So these can be now treated as rigid bodies. अब हमने इनकी मोशन देखनी है। इस रिजिड बॉडी को क्या क्या मोशन हो सकती है। ये मत कहना कि ये परफेक्टली रिजिड है। नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज अ ट्रूली रिजिड बॉडी। सो जो रियल में बॉडीज होती है वो ट्रूली रिजिड नहीं होती है, बट वी कैन सम ऑफ देम ट्रीट एज अ rigid bodies. So now my next topic will be what kind of motion can a rigid body have. एक rigid body को किस प्रकार की मोशन हो सकती है, वो अब हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि हमने अब रिजिड बॉडी को एनालाइज करना है। अब जो मेरा टॉपिक है, अब हम इस रिजिड बॉडी को, इस एक्सटेंडेड बॉडी को लेते हैं, जो बहुत कम डेफॉर्म हो जाएगी अंडर द हुज डेफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो उस रिजिड बॉडी की किस प्रकार की मोशन हो सकती है, मतलब कि एक्चुअली उसके पार्टिकल्स की मोशन कैसी हो सकती है, तो वो हमने देखना है। तो एक्चुअली एक रिजिड बॉडी को मोटे मोटे तौर पे दो तरह की ही मोशन होती है, पर हम यहाँ तीन टाइप की मोशन लेते हैं। जो एक्चुअली तीसरा टाइप है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू टाइप्स है। तो यहाँ पर एक रिजिड बॉडी को तीन प्रकार की मोशंस होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। तो पहले कौन सी होती है? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। एक बॉडी को, एक रिजिड बॉडी को किस प्रकार की मोशन हो सकती है, वो हम डिवाइड कर सकते हैं तीन भाग में। तो एक रिजिड बॉडी को, यानी कि उसके पार्टिकल्स को कैसी मोशन हो सकती है, हमने उस बॉडी को अब पूरे से एनालाइज करना है। तो किस तरह की मोशन हो सकती है? तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है एक रिजिड बॉडी को, और प्योर रोटेशनल मोशन हो सकती है एक बॉडी को, एक रिजिड बॉडी को, और रोलिंग मोशन हो सकती है या प्लानर मोशन हो सकती है किसको? एक प्योर रिजिड बॉडी को, एक रिजिड बॉडी को, सॉरी प्योर नहीं, एक रिजिड बॉडी को। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। अब इन तीनों मोशन को हम यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? एक रिजिड बॉडी, या मैं अब अगर बॉडी भी बोलूं तो आप ये समझना कि सर रिजिड बॉडी बोल रहा है, और सर का मतलब ये है कि ये प्योर रिजिड बॉडी नहीं है, रिजिड बॉडी है। तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कब हो सकती है उस बॉडी को, उस रिजिड बॉडी को? अगर उसके जो पार्टिकल्स हैं किसी भी समय पे, किसी भी क्षण पे, हर किसी पार्टिकल की अगर एक ही वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी, हियर इट इज वेलोसिटी एंड इट इज एट एनी इंस्टेंट, तो किसी एक क्षण पे, किसी एक पल पे अगर हर किसी पार्टिकल उस बॉडी के, अगर उसको एक ही वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी हर किसी पार्टिकल की होगी, तो then we can say that the body is having, that rigid body is having a pure translating motion. मतलब कि कौशिक पर मतलब गो ये, अगर मैं अख बॉडी यमन पार्टिकलन हंस बनिमुत तिमन पार्टिकलन अगर बह कुन सात वेलोसिटी वुच सा गई सारे सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड न, वेलोसिटी मतलब गो स्पीड तो डायरेक्शन ते। आर यू गेटिंग मी? मतलब कि सारे पार्टिकलन गई कुनी डायरेक्शन, अकाई डायरेक्शन तो अकाई स्पीड, सो गो प्रत पार्टिकल सेम वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर सपोज मेरे पास ये जो बॉडी है, ये कितने पार्टिकल्स की बनी है? जो रेड डॉट से ये 5 पार्टिकल्स की बनी है। दिस इज द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी है, मगर मैं तो योथस यह बने नहीं 5 पार्टिकल हूँ। समझिए यम सात बह यह बॉडी योथस थावन द नजर, हर किसी पार्टिकल को एनालाइज करना। देखो बताओ, जब मैं इस बॉडी को मोशन दे रहा हूं, क्या एवरी पार्टिकल जिनकी ये बनी है, क्या उनको इस डायरेक्शन में हर किसी को वेलोसिटी है? क्या हर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब कि टुवर्ड्स द राइट? क्या हर कोई मूव हो रहा है? बिल्कुल।
और दूसरी बात यह है कि जितनी तेजी के साथ ये वाला जा रहा है उतनी तेजी के साथ बीच वाला भी जा रहा है और उतनी तेजी के साथ पेरीफेरी पे जो पार्टिकल है वो भी जा रहा है। सो ऐसे वैसे नहीं करना है मुझे, क्योंकि उस टाइम इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप देखिए हर कोई पार्टिकल एक ही वेलोसिटी और एक ही स्पीड और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड विच ट्रांसलेटरी मोशन। जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी इस वाले की भी वेलोसिटी होगी, उतनी इस वाले की भी वेलोसिटी होगी। सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब ये यहां जा रही है, जब मैं एक पार्टिकल को देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैंने दूसरे पार्टिकल को देखा है, क्योंकि उसका भी यही हाल है जैसा इसका हाल है। तो सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि इसके पास कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो जरा मुझे एक बात बताओ, एट एनी इंस्टेंट, चलो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट थी, बता इसकी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। बता रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन अ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगी, VBA। सॉरी, मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं A एंड B, तो बता उनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी। VA भी आपको पता है कि इट इज VA माइनस VB, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन है। पर अब ये जो बॉडी है मेरे पास, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, जितनी इसकी वेलोसिटी उतनी इसकी भी वेलोसिटी। सपोज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A एट एनी इंस्टेंट इज V एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B एट एनी इंस्टेंट विल बी द सेम V। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि सेम वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट, तब जाके इसको ट्रांसलेटरी मोशन है। आप मेरे हाथ को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं। समझ में आया? तो बताओ व्हाट विल बी इट, 0। तो यहां से आपको एक पॉइंट याद रहना चाहिए कि अगर मैं प्योर ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन मन आसान दोन पार्टिकलन कि कहां पेयर पार्टिकल्स तिमन दोन हमेशा आसान relative velocity 0, relative velocity 0 because they are having the same velocity। जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसके और दो सब टाइप्स है, एक को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सो सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेक्टिलिनियर मोशन? एक रिजिड बॉडी को मैं कह सकता हूं कि उसको कौन सी मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। मगर अगर उसको पहले ट्रांसलेटरी मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन एवरी पार्टिकल इज हैविंग द सेम वेलोसिटी। नाउ द पॉइंट इज, अगर लाइन ऑफ मोशन, समझना मेरी बात, अगर लाइन ऑफ मोशन ऑफ द एवरी पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि प्रत कांसे पार्टिकल युस प्रत का पार्टिकल यथ मन तिमन सेम वेलोसिटी छाकन की ना तेल ट्रांसलेटरी मोशन। सो वन दपन रेक्टिलिनियर मोशन गई स ट्रांसलेटरी मोशन, इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। तमिल गो एवरी पार्टिकल इज हैविंग द सेम वेलोसिटी। यमन लाइन ऑफ मोशन आसी स्ट्रेट, मतलब कि यहां पर देखिए आप, every particle is having the same velocity at any instant, translatory motion, but the line of motion of the every particle is a straight। हर किसी पार्टिकल को अगर आप देखेंगे, उसकी परछाई को देखेंगे, वो अपने परछाई कैसे डालता है, वो अपनी परछाई स्ट्रेट लाइन की तरह डालता है। ऐसे अगर ये 5 पार्टिकल है, ये ऐसे अपनी स्ट्रेट लाइन डाल रहे हैं, जैसे मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ऐसे straight 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 straight। so this type of translatory motion is called a rectilinear motion। तो अगर अब लाइन ऑफ मोशन पार्टिकल्स की, पार्टिकल की हर किसी पार्टिकल की सेम वेलोसिटी है, मगर अब जो हम उनकी जब लाइन ऑफ मोशन देखते हैं हर किसी पार्टिकल की वो स्ट्रेट है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन क्या बोलती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर अब हर कोई पार्टिकल की सेम वेलोसिटी है पर उनकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो स्ट्रेट ना हो, वेलोसिटी तो हर किसी पार्टिकल की सेम है बट स्ट्रेट नहीं है उनकी लाइन ऑफ मोशन जो वो परछाई पीछे से डालती है, अगर वो स्ट्रेट नहीं होगी, उस ट्रांसलेटरी मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं, आप देखिए हर किसी पार्टिकल की सेम वेलोसिटी है, ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, पर एट एनी इंस्टेंट हर किसी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। बट सो अगर आप लाइन ऑफ मोशन देखेंगे वो स्ट्रेट तो नहीं है, मैं इसको ऐसे भी चला सकता हूं, नीचे ले आऊं,
ऐसे ऊपर नीचे करो, पर एट ईच एंड एवरी पॉइंट हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। बट अगर आप लाइन ऑफ मोशन देखेंगे वो इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वो स्ट्रेट नहीं है। तो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। अब है हमारा सेकंड टाइप, दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन कब हो सकती है एक रिजिड बॉडी को? क्योंकि रिजिड बॉडी इज एन एक्सटेंडेड बॉडी, पार्टिकल्स की बनी है। तो अगर हर कोई पार्टिकल उस रिजिड बॉडी का, एक पत्थर ले रहा हूं मैं, या एक सॉलिड क्रिकेट बॉल ले रहा हूं मैं, वॉलीबॉल ले रहा हूं मैं सॉलिड, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी है। तो अगर हर कोई पार्टिकल उस रिजिड बॉडी का सर्कल में मूव हो रहा है, बट यू नो वेरी वेल, अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं, सर्कल इज ए प्लानर फिगर, सर्कल एक 2D फिगर में आता है, समझ में आया? और वो जो सर्कल का प्लेन बनेगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जिस एक्सिस के इर्द गिर्द वो पार्टिकल मूव हो रहा है। तो तब जाके हम बोल सकते हैं कि उसको प्योर रोटेशनल मोशन होगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहां पर बता दूं, यहां पर देखिए आप इसको, ये जो बीच वाला है, बीच वाला पार्टिकल, सपोज इट इज एन एक्सिस, और जब आप एक्सिस को देख रहे हैं ऊपर से तो आपको ये पार्टिकल दिख रहा है, ये एक डॉट दिख रहा है, एक्चुअली इट इज एन एक्सिस, समझ में आ रहा है? और ये कितने पार्टिकल्स है? 4 पार्टिकल्स। अब ये ऐसे रोटेट हो रही है, तो किस एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है? जो बीच में जा रही है। बताओ, इस सर्कल, इस पार्टिकल को एनालाइज करो, किस में जा रहा है ये? अगर आप देखेंगे ये सर्कल में जा रहा है, ये वाला सर्कल में, ये वाला सर्कल में। इतना ही नहीं, जो पार्टिकल यहां पर होगा वो भी किस में जा रहा है? सर्कल में। जो वाला नीचे होगा, जो पार्टिकल नीचे होगा वो भी किस में जा रहा है? सर्कल में। और सर्कल कैसा है? अगर आप यहां पर देखेंगे, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में आता है? बिल्कुल आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो वो जो प्लेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एवरी पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी इफ मूव्स इन अ सर्कल and the plane of this circle is perpendicular to the axis of rotation। इतना ही नहीं, और ये जो सर्कल्स है इनके सेंटर्स इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होनी चाहिए। मतलब कि जो भी अपना अपना सर्कल बना रहा है, जो यहां पर सर्कल बना रहा है, जो यहां चल रहा है नीचे, उसका भी सेंटर किस पे होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ये सॉलिड बॉडी यहां पर ही नहीं, प्लेन आप ऊपर ही मत देखिए, यहां पर भी एक पार्टिकल है, जरा मैं यहां पर दिखा दूं आपको, ये एक पार्टिकल है, ये वाला एक पार्टिकल है। जब मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे, बताइए, अगर आप ये वाला पार्टिकल देखेंगे ये ऐसे घूम रहा है, बट इसका जो प्लेन है वो थोड़ा नीचे है एज कंपेयर टू दीज पार्टिकल्स। इनका प्लेन यहां पर है, उसका प्लेन यहां नीचे है थोड़ा, तो पर वो भी सर्कल में जा रहा है, और उस सर्कल का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इतना ही नहीं, उस सर्कल का, हर किसी सर्कल का सेंटर कहां पे होना चाहिए? एवरी पार्टिकल जो भी सर्कल में मूव हो रहा है, उस सर्कल का सेंटर इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होना चाहिए। तब जाके मैं बता दूं आपको कि ये जो बॉडी है, जो ये एक्सटेंडेड बॉडी है, जो ये रिजिड बॉडी है, इसको जो मोशन है वो प्योर रोटेशनल मोशन है। पर यहां पर मैं एक और बात बता दूं कि ये जो प्योर रोटेशनल मोशन होती है ना, यहां पर हम एक्सिस ऑफ बॉडी को, एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स्ड मानते हैं। फिक्स्ड मतलब कि बॉडी जो है ये ऐसे रोटेट हो रही है, समझ में आ रहा है? ऐसे, ये आगे नहीं जा रही है, ये इधर नहीं जा रही है, ये इधर नहीं जा रही है, मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सपोज्ड टू बी फिक्स्ड। अगर यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, इमेजिन करता हूं मैं, हर कोई पार्टिकल सर्कल में जा रहा है और सर्कल का सेंटर है कहीं पे, और वो जो सेंटर है वो लाइन ऑफ एक्सिस पे है। एक्सिस कौन सी? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। पर आपने ये समझना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टैटिक होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे इसको प्योर रोटेशनल मोशन है इस रिजिड बॉडी को। So what is the next point? Next important point in pure rotational motion is that the axis of rotation is fixed. आप बोलेंगे कि सर वो तो हमने फिक्स नहीं करी। अगर आप रोटेशन दे रहे हैं तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तो फिक्स्ड ही है, वो लग रहा है कि वो नहीं जा रही है इधर उधर। बॉडी तो ऐसे घूम रही है, ये इधर नहीं गई। अगर ये इधर घूम रही है तो इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां तक ट्रांसलेट हो गई। वो नहीं करना है आपने यहीं तक इसको, यहां पर ही इसको रोटेट कराना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप यहां पर देखें तो ये वो पार्टिकल्स है जो सर्कल में जा रहे हैं, ये देखिए आप। तो ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं इसको यहां पर स्टैटिक बांधूं
तो बताओ क्या हर कोई पार्टिकल सर्कल में जा रहा है? हर कोई पार्टिकल, पर ये प्लेनर होना चाहिए। तो एवरी सर्कल का जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसा कि यहां पर दिख रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सर्कल। समझ में आ रहा है? तो हर किसी पार्टिकल की जो मोशन है वो सर्कुलर है। बट एक और बात है यहां पर प्योर रोटेशनल मोशन में कि जो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है वो सारे के सारे रेस्ट में है कि नहीं? आप देखो जो बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है वो तो घूम ही नहीं रहा है, वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी नहीं है जैसे मैंने यहां पर बनाई, ये इमेजिनरी भी हो सकती है। जो पार्टिकल उस एक्सिस पे आ रहे, उस इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ रहे, वो तो सारे के सारे रेस्ट में है। समझ में आ रहा है? तो ये दो और पॉइंट्स इसमें ऐड कर लो, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। इतना ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इन द प्योर रोटेशनल मोशन, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज डिफरेंट, बट angular velocity of all the particles at any instant is 0, is constant, ओमेगा हर किसी पार्टिकल का सेम रहेगा, हर किसी पार्टिकल का। मतलब कि जो ये वाला पार्टिकल है और ये वाला पार्टिकल है वो यूनिट टाइम में जितना एंगल यहां पर डिस्क्राइब कर रहा है एट द सेंटर, पहले ये यहां पे था, जब ये यहां तक गया तो इसने इतना एंगल रोटेट किया, तो वो जो एंगल है डिस्क्राइब्ड इन अ यूनिट टाइम हर किसी के लिए, हर किसी पार्टिकल के लिए इन प्योर रोटेशनल मोशन वो सेम रहेगा। यानी कि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में वेलोसिटी सेम रह रही थी, यहां पर प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी सेम रह रही है। So what is the relative angular velocity between two particles in a pure rotational motion? That is 0, relative angular velocity। समझ में आया? और इतना ही नहीं, आपने ये चीज देखा होगा कि ये जो यहां पर पार्टिकल है और ये जो यहां पर पेरिफेरी पे पार्टिकल है, आपको पता है कि इसको एक टाइम में, एक सेकंड में अगर ये एक चक्कर कर रहा है तो ये बेचारा जो यहां पर है वो भी तो एक सेकंड में एक सर्कल काटेगा, पर उसको तो तेज चलना पड़ेगा क्योंकि उसका सरकमफ्रेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द पार्टिकल नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज व्हाई इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो बहुत कम होगी, और जो पेरिफेरी पे पार्टिकल होगा जिसको प्योर रोटेशनल मोशन होगी उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये रिलेशन भी देखी होगी किनेमैटिक्स में, V इज इक्वल टू R ओमेगा। आपको पता है कि ओमेगा यहां पर सेम रह रहा है, सो इट इज कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, और जिसका रेडियस ही नहीं होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो नाउ ये जो प्योर रोटेशनल मोशन है ये मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल जब ये कहां पर आप देखेंगे, जो हमारा जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन, तो उसमें जो मोशन होती है वो प्योर रोटेशनल मोशन होती है। क्या होती है वो? प्योर रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो सारे के सारे पंखे के जो पार्टिकल्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ये जो सीलिंग पे लगा होता है उसके इर्द गिर्द सर्कल्स में जा रहे हैं। समझ में आया? सो दैट इज वाई यहां पर मैं ये बता दूं आपको, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यह रीजन ये जूल चावन प्रेफर इंसान कोशिश करान जि बह बेमा जूल के अंदमे सीटस पे जो एक्सटीरियर में होगी, तिकाज तथ पाइपि यथ पाइपि अंद अंद जूलन आस पाइपि नजदीक सा सीट आस योथस नफर आस बिहित सह सिर्फ कल योत हिलनावन, अलबत्ता यपर सह यपर मतलब कि नचन आसन, सो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा एंजॉय कर लेता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा इन प्योर रोटेशनल मोशन में, मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होनी चाहिए जैसे कि हमारे सीलिंग फैन में होता है। तो अब है एक और टाइप, लास्ट टाइप, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होगी? एक रिजिड बॉडी की रोलिंग मोशन कब हो सकती है कि अगर उस बॉडी को, हर किसी पार्टिकल को प्योर ट्रांसलेटरी मोशन भी हो और प्योर रोटेशनल मोशन भी हो, उसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं। इट्स अ कंबाइंड प्योर ट्रांसलेटरी एंड प्योर रोटेशनल मोशन। दैट मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन और दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज प्लानर मोशन। सर ये प्लानर मोशन हम कहाँ देखते हैं? जो गाड़ी का पहिया होता है, व्हील होता है, उसकी जो मोशन होती है वो प्लानर मोशन और रोलिंग मोशन होती है। अब आप बोलेंगे कैसे? देखो बता, यहां पर हर किसी पार्टिकल की कौन सी मोशन है? प्योर रोटेशनल। बता यहां पर हर किसी पार्टिकल की क्या मोशन है? प्योर ट्रांसलेटरल।
अगर अब ये रोटेट भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है, बता ये कौन सी मोशन है? दिस इज कॉल्ड ए रोलिंग मोशन। दिस इज कॉल्ड ए कंबाइंड प्योर रोटेशनल एंड प्योर ट्रांसलेटरी। क्योंकि ये ट्रांसलेट भी हो रहा है, देखो ट्रांसलेटरी, अब रोटेट हो रहा है, दिस इज प्योर रोटेशनल। क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, तब जाके हम प्योर रोटेशनल बोल सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आ गया, रोलिंग मोशन में क्या होता है? रोलिंग मोशन में जो लाइन ऑफ एक्सिस होती है, मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है वो फ्री होती है, वो चलती है, उसी को प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होती है। और जो उसके पार्टिकल्स इर्द गिर्द घूमते हैं तो उनको प्योर रोटेशनल मोशन होती है। तो कंबाइंड में जो एक गाड़ी के पहिए को, ये वाली अगर आप देखें तो ये वाली जो मोशन है, ये वाली मोशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड प्योर, दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोशन और प्लानर मोशन। यस गाड़ी टर्स छासन वेलोसिटी ये मोशन, दैट इज एक्चुअली कौन सी? वही है प्लानर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। क्योंकि गाड़ी यम तथ टर्स तम अगर तो पार्टिकल एनालाइज कर तथ कि तथ पे पार्टिकल्स टर्क पार्टिकल्स, तम पार्टिकल्स तथ एक्सलस अंदर नचन, मगर एक्सल तथ बरकस ब्रोट पकन। सो इसका मतलब है कि एक्सिल का जो एक्सिस है वो आगे की तरफ ट्रांसलेट हो रही है और इस एक्सिस के इर्द गिर्द पार्टिकल सर्कल में जा रहे हैं, तो कंबाइंड मोशन है। दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोशन और प्लानर मोशन। मगर इसमें क्या खुसूसियत है? इसमें रोलिंग मोशन तब तक नहीं होगी, प्योर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन, बट व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड। जब वो फ्री होगी, जब वो भी चलेगी, उसको ट्रांसलेटरी मोशन होगी, तो तब जाके उस रोटेशनल मोशन को हम रोलिंग मोशन कह सकते हैं। यहां पर रोलिंग मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है वो क्या होती है? वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो फ्री होती है, तब जाके वही ट्रांसलेट होगी और पार्टिकल्स इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पर अगर एक एंड, इस एक्सिस का एक एंड फिक्स्ड हो, सारी लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड ना हो, बट ओनली वन पॉइंट, वन एंड बट नॉट वन लाइन, ऐसा ही आपके एनसीईआरटी में लिखा है, वन पॉइंट या वन एंड बट नॉट वन लाइन। पूरी लाइन फिक्स्ड नहीं है, ना फ्री है, बट एक एंड फ्री है, एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, और इसके इर्द गिर्द पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं। तो जब वो मोशन होगी तो उसको हम प्रिसेशन बोलते हैं। व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड एट वन एंड, अदर इज फ्री, यानी कि पूरी एक्सिस ऑफ लाइन फ्री नहीं है, वन एंड पे बंद है और वन एंड पे फ्री है, तो उस रोटेशनल मोशन को हम प्रिसेशन बोलते हैं। जैसा कि आपने टेबल फैन में देखा होगा, ना कि सीलिंग फैन में। टेबल फैन में क्या होता है कि इस एक्सिस के इर्द गिर्द पंखा घूम रहा है, तो कौन सी मोशन है? प्योर रोटेशनल। मगर ये जो एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रही है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये फिक्स्ड है, पर ये वाला एंड फ्री है, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके इर्द गिर्द क्या पंखा घूम रहा है, जो आपने देखा, जो हवा दे रहा है, तो पार्टिकल्स इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये बनी लाइन ऑफ एक्सिस। बट जब आपने देखा होगा कि वो जो पंखा है वो इस तरफ डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन ऑफ एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द इनको प्योर रोटेशनल मोशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वर्टिकल एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब कि इस एंड पे वो फिक्स्ड है, ये एंड फ्री है। तो द मोशन ऑफ द टेबल फैन इज प्रिसेशन। या टॉप जो लोटो होता है, जब हम लोटो को घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो वो लोटो ऐसे नहीं घूमता है, वो ऐसे ऐसे घूमता है, समझ में आया? तो एक तो वो वर्टिकल एक्सिस के इर्द गिर्द भी, इस एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है और वर्टिकल एक्सिस के इर्द गिर्द भी वो एक्सिस घूम रही है, तो उसको हम प्रिसेशन बोलते हैं। प्रिसेशन एग्जांपल दिम बो वारिया असल, अगर कौसी याद है, यम साथ ट्रैक्टरस सो मंजिम टर्र छु ब्रेक दिवन, अकोय टर्र तथ न टर्र आसान पकान, येल अख टर्र ब्रेक दी ना, यस ये एक्सिस यथ अंद अंद नचन सह गई अक एंड पे बंद, सो यह ना नचन, सो सह पत इत नचन, सो वो ऐसे जाता है फिर, तो वो है प्रिसेशन। दैट इज द टाइप ऑफ द प्रिसेशन, उस मोशन को हम प्रिसेशन बोलते हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, तो कल हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वो ना पढ़ोगे तो रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ना, क्योंकि सारी की सारी रोटेशनल डायनेमिक्स उसी पे बेस है। दैट इज वाई सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड द की कॉन्सेप्ट इन रोटेशनल डायनेमिक्स। इंशाल्लाह वो इसके आगे लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।